हेलो एंड वेलकम सभी का क्लास 11 के आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं यानी केमिस्ट्री के कुछ बेसिक फंडामेंटल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से। वीडियो को पूरा देखिए, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम लोग मोल तक पहुंचेंगे। मोल क्या है, क्यों हम लोग एटॉमिक वेट के आगे एमयू लगाते हैं या फिर ग्राम लगाते हैं, एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक मास क्या है, हम लोग काफी चीजें जानेंगे। जरा सोच करके देखिए, जिस परमाणु को हम खाली आंखों से देख ही नहीं सकते, वो इतना छोटा होता है, एक्चुअली उसका वेट क्या होगा ग्राम में, ये भी हम लोग याद करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ध्यान से थोड़ा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एटम का, परमाणु का। एटम मतलब परमाणु। तो क्लास 9th में हम लोगों ने देखा था परमाणु क्या है, फिर भी एक बार रिकॉल करा देते हैं। परमाणु क्या है कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। याद रखिएगा, परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। परमाणु केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो परमाणु क्या है, सीधा सीधा हम लोग लिखते हैं किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, उसे परमाणु कहा जाता है। क्लियर है? चलिए फिर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल मतलब अणु। अणु क्या है? तो देखिए, अणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। यही दोनों में डिफरेंस है। परमाणु सबसे छोटा कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु हमेशा एक के साथ दो परमाणु मिल जाता है, तीन परमाणु मिल जाता है, मिलकर के अणु बना देता है, लेकिन अणु स्वतंत्र रहता है। तो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं, अणु कहते हैं। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे अणु कहते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी में दोनों को लिख लीजिए, डेफिनेशन को, फिर बात करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो मिटाते हैं इसको। ये तो बेसिक चीज था, क्लास 9 से हम लोगों को पता है परमाणु और अणु के बारे में, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। तो किसी एटम को, किसी परमाणु को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? देखिए, परमाणु को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, या जेड या ए लिखा हुआ रहता है। ए का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु संख्या। और जेड का मतलब होता है मास नंबर। मास नंबर का मतलब द्रव्यमान संख्या। किसी भी परमाणु को इस तरह से दिखा जाए तो ऊपर उसका एटॉमिक वेट को लिखा जाता है, मतलब ऊपर उसके परमाणु संख्या को लिखा जाता है और नीचे उसके परमाणु द्रव्यमान संख्या को लिखा जाता है। जैसे कि हमने अगर सोडियम को दिखाना है तो सोडियम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये सोडियम, उसके ऊपर लिख देंगे उसका परमाणु संख्या 11 होता है और नीचे लिख देंगे उसका द्रव्यमान संख्या जो कि 23 होता है। बात समझ में आया? उसी तरह से अगर ऑक्सीजन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ऊपर 16 नीचे 32। इस तरह से परमाणु को रिप्रेजेंट किया जाता है।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमने देखना है कि परमाणु संख्या एक्चुअली क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है और द्रव्यमान संख्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या है, देखिए, किसी भी, हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि ये मेरा न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, जबकि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ये तो हमने पता है। अब हम लोगों को क्या देखना है कि परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या क्या है कि किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का जो प्रोटॉन का नंबर होता है, जितना प्रोटॉन रहेगा उसमें, वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। किसी परमाणु के अंदर उपस्थित, किसी परमाणु के अंदर उपस्थित, या आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के संख्या को, प्रोटॉन के संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। बात समझ में आ गया? किसी भी परमाणु का जो प्रोटॉन होगा, जितना नंबर ऑफ, जितना प्रोटॉन रहेगा, जितना संख्या होगा प्रोटॉन का, वही उसका परमाणु संख्या है। और द्रव्यमान संख्या क्या है, चलिए लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या है कि किसी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन और जितना न्यूट्रॉन रहेगा, दोनों की संख्या के योग को हम लोग एक साथ बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो किसी परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ये तो काफी सिंपल चीज है। हम लोगों ने क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, तरह तरह के एग्जाम्पल से समझना है। पहले डिफिनेशन क्लियर हो जाना चाहिए कि परमाणु संख्या क्या है कि किसी भी परमाणु के अंदर जितना प्रोटॉन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे उसका परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या है, किसी भी परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, टोटल को तो हम लोग जोड़ लेंगे, पर जितना प्रोटॉन रहेगा, जितना न्यूट्रॉन रहेगा, एक साथ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संख्या। अगर किसी परमाणु के भीतर 10 प्रोटॉन है तो उसका परमाणु संख्या हो गया 10। किसी परमाणु के भीतर अगर 10 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है तो कुल मिला कितना हो गया, 15। तो 15 हो गया उसका द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इसको जल्दी से लिखिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। ऐसे कि आपको दिया, मान लेते हैं कि जैसे सोडियम ऐसे लिख दिया है 2311। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन्स का संख्या, दूसरा नंबर में प्रोटॉन का संख्या, और तीसरा नंबर में पूछा है न्यूट्रॉन का संख्या। ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, हम लोगों को डिफिनेशन से क्या पता है कि जितना प्रोटॉन होगा वही उसका परमाणु संख्या है। तो ऊपर परमाणु संख्या लिखा जाता है, परमाणु संख्या कितना दिया हुआ, 11, यानी प्रोटॉन कितना हो गया तब 11। बात समझ में आ गया, 2 नंबर का आंसर मिल गया हमको। प्रोटॉन कितना है, 11, क्योंकि परमाणु संख्या 11 है। किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि परमाणु न्यूट्रल होता है। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा तब, प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होगा। तीसरा में पूछा न्यूट्रॉन कितना होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या सोडियम का 23 है, प्रोटॉन हम लोगों ने मिल गया 11, न्यूट्रॉन बराबर 23। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया तब, 23 माइनस 11 यानी 12।
बात समझ में आ गया? तो न्यूट्रॉन कितना हो गया? 12। इस तरह से हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करना, बड़ा सिंपल है। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, अब इसको मिटाते हैं। चलिए अब क्या करना है, अब कुछ चीजों को आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। कि जैसे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है। न्यूट्रॉन जो है बहुत ही कम अंतर है, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है। अभी हम लोगों को वो मास नहीं चाहिए, इसलिए अभी हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोटॉन का मास जितना है न्यूट्रॉन का भी उतना ही है। ठीक है। अब चार्ज, आवेश, चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज रहता है? प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज रहता है? जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज रहता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस, ये प्लस होता है प्रोटॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा तब? जितना प्रोटॉन का चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन का, लेकिन नेगेटिव। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, यानी चार्ज कितना होगा? 0। इसको लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हमने क्या देखना है? एटॉमिक वेट। जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा बेसिक चीज है। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, परमाणविक द्रव्यमान। एटॉमिक वेट बराबर क्या होता है? एटॉमिक वेट बराबर होता है एक परमाणु का मास यानी द्रव्यमान डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू C12 परमाणु का द्रव्यमान। याद रखिए, एटॉमिक वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट होता है एक परमाणु का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू C12 परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है। जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। आप लोगों ने पता ही है। तो इस एटॉमिक वेट से हम लोग किसी एक एटम का, किसी एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए देखिए, क्या यहां अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर हम क्या लिखेंगे? गुना कीजिए एटॉमिक वेट इंटू 1/12 इंटू C12 परमाणु का द्रव्यमान लिखेंगे ना। बात समझ में आ रहा है? चलिए मान लेते हैं कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान हमने ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर एटॉमिक वेट कितना होता है ऑक्सीजन का? 16 इंटू इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? AMU, 1 AMU। ठीक है, इंटू 1 AMU, यानी हम क्या लिखेंगे? 16 AMU। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? 16 AMU। जब भी लिखा रहे AMU उसका मतलब होता है हम लोग एटॉमिक वेट का बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको एटॉमिक वेट को ग्राम में पता करना है, एब्सोल्यूट पता करना है, एब्सोल्यूट कितना वेट है ग्राम में पता करना है। सोचिए ऑक्सीजन परमाणु जो आप आंख से देख ही नहीं सकते, परमाणु इतना छोटा है,
उसका एक्चुअल कितना वजन होगा ग्राम में, अगर पता करना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसी को तोड़ेंगे। देखिए एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर 16 इंटू 1/12 AMU बराबर क्या, 1/12 इंटू C12 परमाणु के द्रव्यमान। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 AMU। तो चलिए इसी को लिखते हैं हम लोग 16 इंटू 1/12 इंटू C12 का परमाणु का द्रव्यमान। C12 परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो ये कैलकुलेशन करके आप देखिए जितना होगा वो एक ऑक्सीजन के परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान होगा। बात समझ में आ गया। एटॉमिक वेट पता चला। एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक वेट एक रिलेटिव वेट है, मतलब कार्बन 12 के सापेक्ष में किसी परमाणु के जो वेट को ज्ञात किया गया है उसे हम लोग उसका एटॉमिक वेट कहते हैं। और किसी परमाणु का एक्चुअल वेट क्या है, यह है किसी परमाणु का एक्चुअल वेट। इस तरह से हम लोग निकालते हैं उसका एटॉमिक वेट इंटू 1 AMU। AMU को हम लोग अगर तोड़ देते हैं तो 1/12 इंटू 1.9924 इंटू 10⁻23। बात समझ में आ रहा है। चलिए इसको लिखिए फिर बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। बात समझ में आया कुछ। अब देखते हैं आगे की ओर। तो हमने क्या पता चला, 1 AMU 1 AMU बराबर क्या हुआ था, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम, है ना हुआ। एक AMU बराबर हुआ 1/12 इंटू C12 परमाणु के जितना मास है जितना उसका द्रव्यमान है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं मोल का। अच्छा, मोल से बात करने से पहले एक हम देते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे। नाइट्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो नाइट्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है एटॉमिक वेट इंटू 1 AMU। किसी भी एटम के एटॉमिक वेट को अगर हम 1 AMU से गुना कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, उस परमाणु के मतलब उस एक परमाणु के द्रव्यमान मिल जाएगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 14 इंटू 1 AMU। 1 AMU बराबर क्या होता है, 1/12 इंटू एक कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, है ना, होता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकलेगा, ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा। यानी शॉर्टकट हम लोगों ने ये बताना है किसी भी परमाणु का। मान लेते कि अगर आपसे पूछा कि हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट लिखिए 1 होता है इंटू उसको इससे गुना कर दीजिए 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आपने ग्राम में पता करना है तो ये करना है। बात समझ में आ गया। और अगर AMU में ज्ञात करना है तो क्या करना है, एक परमाणु का द्रव्यमान अगर AMU में ज्ञात करना है तो उसका एटॉमिक वेट इंटू 1 AMU। बड़ा सिंपल सा चीज है। चलिए इसको आप लोग लिखिए, फिर मोल का बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं। तो AMU क्या है, एक वेट को मापने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है।
अब आते हैं मोल पे। देखिए मोल क्या, मोल एक मात्रक ही है बेसिकली। जैसे हम लोग किसी चीज को तोलते हैं ना, चावल को तोलते हैं केजी में, दूध को हम लोग लीटर में मापते हैं, उसी तरह से पदार्थ को मोल में मापा जाता है। मोल बेसिकली क्या है, एक मात्रक है। तो मोल क्या है, कार्बन 12, कार्बन 12 मतलब कार्बन का एक समस्थानिक C12, कार्बन समस्थानिक के 12 ग्राम परमाणु में जितना पार्टिकल्स होता है, जितना संख्या होता है पार्टिकल्स का, उसी को हम लोग 1 मोल कहते हैं। C12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एक मोल कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? कार्बन 12 परमाणु के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एक मोल कहा जाता है। किसी भी पदार्थ का एक मोल मतलब होता है वो जिससे बना हुआ है उसका संख्या। मतलब कहने का मतलब है एक मोल, उससे पहले मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, उसके बाद हम एग्जांपल देते हैं। पहले इस चीज को समझिए, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितना परमाणु होगा, उस परमाणु की संख्या को 1 मोल कहा जाता है। तो 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक मोल में होता है। किसी भी पदार्थ का आप एक मोल लेंगे तो कितना होगा, इतना। तो ये संख्या कैसे निकला, सिंपली एक मोल अगर हम लोग कैलकुलेशन करना चाहे तो ऐसे निकलेगा, 1 मोल बराबर क्या बोले, 12 ग्राम C12 का में जितना परमाणु संख्या होगा। तो एक C12 का द्रव्यमान कितना होता है, एक C12 का द्रव्यमान होता है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। एक मोल को कैलकुलेट करना है तो 1 मोल बराबर, देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, C12 के 12 ग्राम में जितना परमाणु होगा उसकी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मोल। तो C12 ले लिए, उसका 12 ग्राम ले लिया। C12 का द्रव्यमान कितना, एक C12 का द्रव्यमान मतलब एक C12 परमाणु का द्रव्यमान इतना होता है। दोनों को डिवाइडेड कर देंगे तो आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। इसे कहा जाता है 1 मोल। अब किसी भी चीज का 1 मोल लीजिए। अगर हम बात करें कि 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम, इसका मतलब होता है सोडियम के एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है, क्योंकि सोडियम किससे बना, परमाणु से बना है। अगर हम बात करेंगे 1 मोल सोडियम आयन, तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम आयन में 6.022 इंटू 10⁻23 आयन है। अगर हम बोलेंगे 1 मोल सोडियम अणु, तो उसका मतलब है सोडियम में 022 इंटू 10⁻23 अणु है। किसी भी पदार्थ का एक मोल का मतलब होता है वो पदार्थ जिस चीज से बना है उसका 6.022 इंटू 10⁻23 संख्या होगा। अगर कोई पदार्थ परमाणु से बना है तो उस पदार्थ के एक मोल का मतलब होता है उस पदार्थ के एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है। कोई पदार्थ अगर अणु से बना है तो उसका मतलब होता है कि उस पदार्थ के एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होता है। अगर कोई पदार्थ आयन से बना है तो उसका मतलब होता है उस पदार्थ के एक मोल आयन में 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस होगा। बात समझ में आ रहा है? ये आपका है मोल। तो मोल बेसिकली क्या है, मोल है एक मात्रक, पदार्थ को मापने का एक मात्रक। तो देखिए ये काफी बड़ा नंबर है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में इतना परमाणु या अणु या फिर आयन हो सकता है, काफी बड़ा ये नंबर है। अब हम लोग बात करेंगे मोलर मास के बारे में। तो मोलर मास क्या है उसके लिए पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो मोलर मास के बारे में बात करने से पहले जरा एक बात और कर लेते हैं, थोड़ा एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं मोल का एग्जांपल मतलब जैसे कि आपसे अगर पूछा कि 0.25 मोल
ऑक्सीजन में कितना परमाणु है, इसका आंसर कैसे आएगा? हम लोगों को क्या पता है कि एक मोल ऑक्सीजन में, एक मोल ऑक्सीजन में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है। ये तो क्लियर हो गया। तो कितना में पूछा? 0.25 मोल में कितना है, तो 0.25 मोल ऑक्सीजन में कितना परमाणु होगा? 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होगा। बात समझ में आया? अगर आपसे पूछता कि 50 मोल ऑक्सीजन में कितना परमाणु होगा, तो हम क्या करते? 50 को मल्टीप्लाई कर देते 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो 6.022 इंटू 10⁻23 को एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मोलर मास का बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। मोलर मास का मतलब क्या होता है? अब हम लोग देखेंगे मोलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। तो मोलर मास मतलब होता है किसी पदार्थ के एक मोल का मास। इसका मतलब होता है किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान। किसी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका मोलर मास बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको बताना है कि ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? एक मोल ऑक्सीजन का मास। अगर ये सवाल पूछ दिया कि ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, कैसे आप बनाएंगे? इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के एक मोल का मास। बात समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन के एक मोल का मास कितना होता है? 16। वही ना उसका एटॉमिक वेट है। ऑक्सीजन का मोलर मास मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन के एक मोल का मास, उसके साथ हम लोग एवोगाड्रो नंबर को गुना कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन के मोलर मास कितना होगा तब? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, एक मोल का मास हो गया 16 AMU, उसको गुना कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23। नहीं, बात समझ में आ रहा है? तो 16 इंटू AMU को अगर हम चेंज करते, देखिए थोड़ा देर पहले हम लोग लिखा थे AMU का कैलकुलेशन किए थे, कितना निकला था? 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 ग्राम आएगा, क्योंकि ये ग्राम में आता है ना। नहीं समझ में आया? ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो गया? 16 ग्राम। किसी भी पदार्थ का मोलर मास मतलब होता है उस पदार्थ के एक मोल का मास, उसके साथ आप एवोगाड्रो नंबर को गुना कर दीजिए, वही उसका मोलर मास निकल गया। तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना निकला? 16 ग्राम। अब जरा सोचिए आप, ऑक्सीजन का लिखा हुआ एक बार 16 AMU और एक बार लिखा हुआ है 16 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? जब ऑक्सीजन का वेट को हम लोग 16 AMU कह रहे हैं, इसका मतलब क्या? हम लोग एटॉमिक वेट का बात कर रहे हैं, परमाणुविक द्रव्यमान का बात कर रहे हैं। और अगर ऑक्सीजन का 16 ग्राम लिखा हुआ है इसके वेट को, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब ऑक्सीजन का मोलर मास है 16 ग्राम, मतलब ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान का बात कर रहे हैं। बहुत कोई कंफ्यूज करते हैं, हर जगह दोनों चीज को प्रयोग कर देते हैं, या फिर कोई कुछ भी बोल रहा है 16 AMU, कोई बोलता है 16 ग्राम कहीं पे भी, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में काफी डिफरेंस है। जब हम AMU लगा रहे हैं उसका मतलब होता है एटॉमिक वेट, और जब हम ग्राम लगाते हैं
तो उसका मतलब होता है मोलर मास। दोनों में डिफरेंस है। परमाणविक द्रव्यमान को हम लोग AMU से दिखाते हैं और आणविक द्रव्यमान को हम लोग ग्राम से दिखाते हैं। मोलर मास को हम लोग ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक वेट को हम लोग AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। इस क्लास को ज्यादा नहीं खींचेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही बताते हैं। देखिए आज हम लोगों ने क्या पता चला, परमाणु का डेफिनेशन, अणु का डेफिनेशन। दूसरी बात है परमाणु संख्या क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है, AMU क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, किसी एक परमाणु का द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करें, मोलर मास क्या है, क्या डिफरेंस है AMU और ग्राम में, ये सब हम लोगों ने आज पता किया। तो इसको अच्छा से वीडियो को 2-3 बार चला के थोड़ा ध्यान से देखिए। बड़ा आसान चीज है, एकदम बेसिक चीज है। इसके ऊपर सारा केमिस्ट्री खड़ा है, याद रखिए। सारा फिजिकल केमिस्ट्री में ये मोल कॉन्सेप्ट आते रहेगा। ये मोल कॉन्सेप्ट का पहला क्लास है। अभी इसके ऊपर और 2-3 वीडियो बनेगा, तो सारे वीडियो को देखिए और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।